Hey everyone, I hope everyone is doing fine, and today we are starting off with reversible reactions and equilibrium. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 6 जो है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कर चुके हैं एंड उसके बाद हम लोग ने रीडॉक्स करना है. बट टुडे आज का हमारा क्या काम है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम. तो इस पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन की जो प्राइमरी गोल होता है ना, वो ये होता है इट इज़ टू अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम. इट इज़ टू अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम. अच्छा, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इक्विलिब्रियम की स्टैंडर्ड मीनिंग सेम ही है, अ स्टेट ऑफ नो चेंज. इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ नो चेंज, जिधर हर चीज स्टेबल है. ठीक है, स्टेट ऑफ नो चेंज होता है, ये हर इसकी बेसिक मीनिंग होती है. ठीक है, फिर हमने कहा कुछ डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं. तो हमने सबसे पहले बात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ नो चेंज वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन. और हमने कहा हम इसका सिंबल जो होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं, तो उसका ये सिंबल होता है, एक फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड, और ये होता है बैकवर्ड या रिवर्स. और फिर हमने सेकंड बात की कि हमेशा एक इक्विलिब्रियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम रहती हैं. फिर हमने कहा इक्विलिब्रियम को मेंटेन या इक्विलिब्रियम को टेक प्लेस करने के लिए कुछ हमारी और फर्दर कंडीशंस हैं. पहली चीज है क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है कि ना ही कोई चीज अंदर आ सकती है ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है. दिस इज मीन क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, तो कोई बाहर का फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करता. क्लोज्ड सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड सेकंड चीज होती है कांस्टेंट आरटीपी. आरटीपी का क्या मतलब होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. कांस्टेंट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब तक ये चीजें कांस्टेंट होंगी तब तक जब तक ये चीजें कांस्टेंट होंगी तब तक हमारी जो भी बॉडी है या जो भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, अब टू टू क्या कहते हैं, अब कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, ले शैंटलियर्स प्रिंसिपल. ना ही एग्जामिनर हमसे पूछता नहीं है. ठीक है, आप लोगों को मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करना चाहते हैं तो कर लें. इससे हमें पता चल जाता है कि यार हमारा इस प्रिंसिपल से हमें पता चल जाता है, आसानी हो जाती है बेसिकली अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए. अगेन एग्जामिनर कभी नहीं कहता कि भाई ले शैंटलियर प्रिंसिपल क्या है. एग्जामिनर नेवर आस्क्स. ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका एक प्रिंसिपल है, अगर ये समझ आ गई तो इससे काफ़ी आसानी होगी. प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट if a disturbance is created if a disturbance is created, मतलब कि अगर हमने इक्विलिब्रियम को छेड़ा, हमने इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा. इट स्टेट्स दैट इफ अ डिस्टर्बेंस इज created in the dynamic equilibrium is created in the dynamic equilibrium, it no longer stays in equilibrium. It no longer stays in equilibrium, मतलब ये no longer ये स्टेबल नहीं रहा, अनस्टेबल हो गया. इट नो लॉन्गर स्टेज इन इक्विलिब्रियम. और अब ये अगली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट मूव्स टू द ऑपोजिट डायरेक्शन and it moves to the opposite direction to oppose the change. Direction to oppose the change. अब मैं आपको, आई नो अभी शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनिए. जब देखो हम लोग ने क्या कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारा प्राइमरी गोल क्या है. प्राइमरी गोल क्या है? टू अचीव इक्विलिब्रियम. टू अचीव इक्विलिब्रियम, यही हमने कहा. तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इट विल ट्राई टू री एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. अब वो री एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम किस तरह करेगा? इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अपोज द चेंज टू री-एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. तो मैंने जैसे ही सबसे पहली लाइन इस टॉपिक में मैंने यही लिखा था कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द गोल इज टू अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम. और एक दफा अगर इक्विलिब्रियम में आके डिस्टर्ब हुआ तो अनस्टेबल हो गया, और फिर वही गोल होगा कि हमने वापस री-एस्टैब्लिश करना है अपना इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहले कुछ कंडीशंस पढ़ी,
फिर हमने ले चैंटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट किया कि अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई तो इट नो लॉन्गर स्टेज इन इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन है वो अनस्टेबल हो जाता है, और जो हमारा इक्विलिब्रियम है इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अपोज द चेंज। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या करेगा, वो अपना री एस्टैब्लिश करेगा इक्विलिब्रियम। किस तरह? बाय मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अपोज द चेंज। ठीक है, नाउ अब इस चैप्टर की हमारी बेसिक हो गई। अब हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, या तो रोल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, या रोल ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, या रोल ऑफ डिफरेंट हाँ रोल ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, सो वी हैव एन आइडिया हमें क्या करना है। हमने सबसे पहला टेम्परेचर को डिस्कस करना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। फिर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज से क्या इफेक्ट आएगा, और रोल ऑफ प्रेशर, रोल ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करनी है, और हम लोग आखिरी चीज़ें डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट। तो अगेन ये सारी वही फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो तभी ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। सो यू शुड फर्स्ट गो चेक आउट आवर रेट ऑफ रिएक्शन वीडियो एज वेल, ताकि आपको पता हो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, रोल ऑफ प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, एनीवेज नाउ फर्स्ट विल डिस्कस टेम्परेचर। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये आप लोगों को पता होगा एनर्जी चेंजेस से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो सबको पता है। ठीक है, हमने कहा इसका क्या होता है, पॉजिटिव डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव डेल्टा एच होता है। और इसकी रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन अगर है तो इसके अंदर हमेशा, अगर एंडोथर्मिक का रिएक्शन है तो एंडो हमेशा फॉरवर्ड होगा और एक्सो हमेशा रिवर्स या बैकवर्ड्स होगा। ये एंडो है, ये एक्सो है। ठीक है, और सिमिलरली एक्सोथर्मिक के अंदर भी अगर ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा एक्सो होगा और बैकवर्ड्स रिएक्शन हमारा एंडो होगा। तो एक्सो फॉरवर्ड, एंडो रिवर्स। ठीक है, अब इधर दो रूल्स आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आ गए हैं। हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अभी टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रूल्स नंबर 1, जब भी हाई टेम्परेचर होगा ना, व्हेन सो एवर हाई टेम्परेचर होगा, इट विल फेवर द एंडोथर्मिक साइड, चाहे कुछ भी हो जाए। हाई टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड, या एंडोथर्मिक साइड, वेदर endo is forward or reverse, whether endo is forward or reverse। कुछ भी हो जाए, जब भी हाई टेम्परेचर होगा ना, जब भी हाई टेम्परेचर होगा, सो इट विल फेवर आर एंडोथर्मिक साइड, वेदर एंडो इज फॉरवर्ड या रिवर्स। एंडो चाहे फॉरवर्ड हो या चाहे रिवर्स हो, हमेशा हमेशा हाई टेम्परेचर फेवर होगा। और सेकेंड रूल जो हमारा है वो है कि लोअर टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक साइड। अब कुछ भी हो जाए, एक्सोथर्मिक साइड, वेदर एक्सो इज फॉरवर्ड या रिवर्स। चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो एक्सोथर्मिक की साइड फेवर होगी, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एंडोथर्मिक की साइड फेवर होगी। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका है, जो है एंडोटेर एंड एक्सोटेल। ठीक है, एंडोटेर एंड एक्सोटेल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पेन को चेंज कर लें, लाइट कलर हो ये, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर एंडो का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंडो टेम्परेचर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स
to right. Endo temperature increases, equilibrium shifts to right. तो temperature increases right, temperature increases right. तो सिमिलरली अगर ये याद होगा तो हमें पता होगा अगर एंडो को टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट करता है, तो अगर एंडो का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट. अब एक्सोटेल के अंदर क्या मतलब है? टेम्परेचर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट. तो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पे, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट पे. ठीक है. अब इधर हम आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हेबर प्रोसेस की ये इक्वेशन होती है N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. 2NH3 प्लस हीट जब भी आ जाए आपको पता होता है कि एक्सोथर्मिक अगर आपने एनर्जी चेंजेस आपको आता है. ये बेसिकली एमोनिया का रिएक्शन होता है. ठीक है. इंडस्ट्रियल वे होता है एमोनिया का. हेबर प्रोसेस को कहते हैं. वी विल डिस्कस दैट. तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है. बैकवर्ड क्या है? एंडो है. ठीक है. अगर एक्सोटेल है, एक्सोटेल ना, क्योंकि हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोटेल हुआ तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम हमारा लेफ्ट को मूव करेगा, और क्या होगा? NH, अगर इक्विलिब्रियम, हमने क्या बात की, कॉन्सेप्ट याद रखें कि हमेशा क्या करेगा? इक्विलिब्रियम ओपोज करेगा चेंज. तो अगर लेफ्ट पे टेम्परेचर इंक्रीज होकर लेफ्ट होगा तो क्या होगा? ऑपोजिट होगा. NH3 विल बी यूज्ड अप. NH3 यूज्ड अप हो जाएगा. और सिमिलरली अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम राइट को मूव हो जाएगा और हमारा NH3 विल बी मेड अप. ठीक है. तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि जी क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग ने एक्सोटेल याद रखा हुआ है तो हम लोग वही लिख देंगे और ये 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा सिर्फ एक वर्ड याद करने से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट. और उसका क्या प्राइमरी गोल क्या है? टू रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. किस तरह? बाय अपोजिंग, बाय मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अपोज द चेंज. ठीक है. नाउ टेम्परेचर का हमारा फैक्टर हो गया. टेम्परेचर हमारा डन. टेम्परेचर done. Now the next thing we will discuss is concentration. अब concentration increase या decrease करने से क्या होगा? हमने कहा change. अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं change in concentration और amount, क्योंकि concentration क्या होती है? amount होती है. तो change in concentration और amount. अच्छा, अब इसको समझने के लिए आप समझें, आप इस तरह सोचें कि ये एक सीसॉ है, जिसके एक एज के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा रिएक्टेंट्स, और एक साइड पे पड़ा हुआ है प्रोडक्ट. हम लोग रिएक्शन अपनी वही यूज करेंगे, N2 + 3H2 will give us 2NH3. हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो है, बैकवर्ड्स हमारा एंडो है. ठीक है. सो वी नो दैट. अब कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर हम कहें कि हम लोग ऐड कर दें, एडिंग मोर H2 या N2, तो क्या इफेक्ट आएगा? इफ वी ऐड मोर H2 या N2 तो क्या इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम पे? एडिंग मोर H2 N2 से क्या हुआ कि हम लोग ने मोर रिएक्टेंट्स डाल दिए, है ना? मोर रिएक्टेंट्स डाल दिए तो होगा क्या? द इक्विलिब्रियम will move to the right, क्योंकि देखो अब एक मिनट रुको. अब अनस्टेबल किस तरह हुआ कि प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट ज्यादा हो गया हमारा. अब रिएक्टेंट ज्यादा हो गए तो हम उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे. तो इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट टू प्रोड्यूस more NH3,
मोर NH3 से क्या मतलब, मोर प्रोडक्ट। अब ये कोई भी इक्वेशन आ जाए ना, आपका आंसर यही रहेगा। अगर adding more reactants तो क्या करेगा, equilibrium will move in the opposite direction, in this case it will move to the right to produce more NH3। more NH3 क्या मतलब, it will produce more product, hence क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड क्या मतलब, एक्सोसाइड है ना, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट की साइड पे फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड, तो हेंस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। सो more NH3 will be made until will be made until the equilibrium will be made until the equilibrium is re-established। आप पूरा लिखते हैं अपने नोट्स में, द इक्विलिब्रियम इज री एस्टैब्लिश। तो क्या हुआ, इसको अगर मैं वन सेंटेंस में सम अप करूं ना, तो हुआ क्या है, मोर रिएक्टेंट से, तो टू बैलेंस इट आउट वी मेक मोर प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने एक लाइन में जब सम अप कर दिया है कि अगर हम लोग ने, लेकिन इसका एग्जाम में अगर आ गया, तो ये एग्जाम में अगर आ गया तो इसको लिखने का ये प्रॉपर तरीका है कि इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट टू प्रोड्यूस more NH3 या more product, hence forward reaction is favored, so more NH3 will be made until the equilibrium is re-established। अगला सिनेरियो मैं इधर से फिर से बना लेता हूँ सीसा। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, N2 है, H2 है और NH3 है, ठीक है। हम वही उसी सिनेरियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Anyways, ugly scenario. If what happens if we remove some NH3? Remove some NH3 क्या मतलब, amount of product हमारा कम हो गया है, amount of product हमारा कम हो गया है, अनस्टेबल हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो गया। अब जब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग, हम कहेंगे, एग्जाम में पूछा तो हम लिखेंगे टू कंपनसेट द इक्विलिब्रियम, to compensate the equilibrium will make more ammonia। पहले हम लोग लिखेंगे the equilibrium will make more ammonia क्या मतलब, more NH3 more product to gain stability। किस तरह गेन करेंगे स्टेबिलिटी, by moving right, so forward reaction is favored, hence more ammonia is made अच्छा, अभी आप लोग कहोगे कि ये किस तरह, देखो पहली वाली बात और दूसरी वाली बात सिमिलर है। अगर हम लोग ने ज्यादा रिएक्टेंट डाल दिया तो हमारा प्रोडक्ट कम पड़ गया उस रिएक्टेंट पे, तो हम लोग ने रिएक्टेंट ज्यादा बना दिया कि हम लोग उसको कंपनसेट कर लें, इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश कर लें। अब इस केस में क्या है कि हमारा प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट्स उतना ही है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को यूज अप करेंगे ताकि अब प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बने और हमारा इक्विलिब्रियम वापस रीएस्टैब्लिश हो जाए। और अगर हमारा तीसरा सिनेरियो इस तरह है, हमारा कुछ इस तरह है कि वो कहे, हम लोगों ने मोर NH3 डाल दिया, ऐड मोर NH3 मतलब प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि जो हमारी अमाउंट ऑफ NH3 या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या इस केस में अमाउंट ऑफ NH3 इंक्रीजेस, सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा अपनी कि वो अपना इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करे, तो वो क्या करेगा, सो टू गेन स्टेबिलिटी it will move towards the left मैं एक बार फिर से इधर रिएक्शन लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो।
ठीक है. So it will move towards the left. It will move towards the left. So reverse reaction is favored. Hence NH3 will be used up. Hence NH3 will be used up, and more N2 and H2 will be produced. और हमारा प्राइमरी गोल क्या है? टू रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. अब देखो, इसको समझो आराम से, बहुत आसान है. हुआ क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में हुआ क्या, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया. अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो क्या करेगा? टू कंपनसेट, ज्यादा रिएक्टेंट्स बनेंगे, टू कंपनसेट. ठीक है. जब ज्यादा रिएक्टेंट्स किस तरह बनेंगे? जब NH3 यूज अप होगा. NH3 यूज अप होगा, N2 एंड H2 क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स. तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. और ये क्यों हुआ है? टू रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. व्हेनसोएवर हम कुछ चीज कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा. और हमने क्या पढ़ा ले शार्टेलियस प्रिंसिपल में कि हम इक्विलिब्रियम हमेशा ऑपोजिट साइड पे अपोज करेगा ताकि वो अपने रीएस्टैब्लिश कर सके इक्विलिब्रियम. तो इधर आप लोग यही पैटर्न देख सकते हो कि हमेशा अगर NH3 कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? NH3 ज्यादा बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी गेन कर देंगे. इधर रिएक्टेंट ज्यादा कर दिए तो हम लोग प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे तो रीएस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब लास्ट दो फैक्टर्स रह गए. थर्ड जो फैक्टर है वो है हमारा प्रेशर. उसका रोल क्या है? प्रेशर का रोल क्या है? अच्छा जी, प्रेशर. अब हम लोग ने, जब भी हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन गैसेस आर इन्वॉल्व्ड. वरना इसका कोई रोल नहीं होता. लेकिन अगर गैसेस इन्वॉल्व होगी तो यस, प्रेशर का रोल होता है. अब होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास 2x है, 2 मोल्स ऑफ x है जो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ y गैस. क्या किया हमने? 2 moles of X produces 1 mole of Y. ठीक है. अच्छा, अब इसके हम लोग ने 2x है ना, क्या मतलब कि इट इज टू टाइम्स उसका वॉल्यूम जो है उसका 2 टाइम्स मोर है. तो वैसे हमारा कितना होता है? 24 dm क्यूब. तो इसका कितना है? 48 dm क्यूब. और 48 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम है 2x मोल का. ये 1 मोल है. तो इसका कितना है? 24 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम. 24 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम. अच्छा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेशर is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional of volume of gas. ये हमारा Boyle's law है. And I hope everyone knows it. हमने क्या कहा कि pressure is inversely proportional to the volume of gas. पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ. अगर एग्जाम में पूछा तो हम क्या लिखेंगे? इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. हम लिखेंगे at same temperature high pressure will favor the side of equilibrium with less gas moles, so less volume. In this case equilibrium moves or shifts to right. पहली स्टेटमेंट से हम लिख सकते. देखो, हमने कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एज कंपेयर टू, इसका लेस वॉल्यूम है तो लेस वॉल्यूम है तो मोर प्रेशर साइड.
लेकिन देखो इसके अंदर हमने लेस वॉल्यूम नहीं कहा, हमने कहा लेस गैस मोल्स। इसके मोल्स कितने हैं? 24 डीएम क्यूब है, इसके कितने? 48 डीएम क्यूब। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी कम वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इन दिस केस इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट करेगा राइट पे। अगली चीज, एट लो प्रेशर लो प्रेशर will favor the side of equilibrium. Low pressure will favor the side of equilibrium with more gas moles, so more volume. In this case it will shift to left. क्या मतलब हुआ? मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके अंदर मोर वॉल्यूम है तो लेस प्रेशर है। तो प्रेशर का रोल कितना है? प्रेशर का रोल कितना है कि अगर हाई प्रेशर है, सेम टेम्परेचर पे हाई प्रेशर है, तो हमेशा वो साइड फेवर करेगा जिसके अंदर लेस गैस मोल्स है, मतलब जिसकी लेस वॉल्यूम है। और हमारी केस के अंदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट करेगा। लेकिन अगर कोई भी एग्जामिनर किसी तरह भी कर ले, यही बात हम लिखेंगे बट वील मोल्ड इट। अगर हमारा इन दिस केस इक्विलिब्रियम, अगर हमारे फॉर एग्जांपल इस साइड पे लेस मोल्स होते हैं, इस साइड पे ज्यादा मोल्स होते हैं, तो ज्यादा इस वाली इक्विलिब्रियम इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और हमने कहा इन दिस फिर हमने कहा लो प्रेशर के अंदर इट विल फेवर द साइड ऑफ इक्विलिब्रियम विद मोर गैस मोल्स। क्या मतलब? ज्यादा वॉल्यूम। जब ज्यादा वॉल्यूम है तो लो प्रेशर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। और आखिरी चीज हम लोग इस चैप्टर के पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट्स का क्या रोल है। वो इसके अंदर तो वही नहीं है। कैटलिस्ट्स का क्या रोल है? कैटलिस्ट का क्या रोल है? तो हमने कहा जो कैटलिस्ट्स है, कैटलिस्ट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग टाइम टेकन to reach equilibrium, but they have no effect on the position of equilibrium. ये क्यों? हमने कहा कि कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं बाय रिड्यूसिंग टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज दे इंक्रीज the rate of reaction of both forward and reverse reaction equally. तो स्टेबल हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। So the rate of reaction both increases the rate of reaction of both forward and reverse reaction. तो कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता इन दी शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो इक्वली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वली इंक्रीज करता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, उसका फैक्टर्स जिसमें वो डिपेंडेंट है वो कौन से हैं, और उन पे क्या क्या इफेक्ट आता है। सो दैट इज इट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम. If you have any questions, any queries, drop in the comment box and I'll reply as soon as possible. This is it from my side. I'll see you guys next time with another